हेलो, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंडिया जापान रिलेशंस। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी डिप्लोमेटिक कहानी सुनने जा रहे हैं जो सदियों पुरानी कल्चरल लिंक से शुरू होकर 21st सेंचुरी के स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप तक जा पहुंची है। ये कहानी है, आप बिल्कुल ठीक समझे, इंडिया और जापान की, जहां बुद्धिस्ट रूट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी तीनों का संगम मिलता है। यूपीएससी एस्पिरेंट हो या स्कूल स्टूडेंट्स हो या और भी कोई भी कॉमन लिसनर्स हैं, अगर आप नेशनल स्ट्रेटजी, इकोनॉमी, कल्चर रिलेटेड जियोपॉलिटिक्स की समझ चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए। चलिए पहले इतिहास की पृष्ठभूमि से शुरू करते हैं, जहाँ इस रिश्ते की जड़ें बहुत गहरी हैं। अब ये मानो बहुत पहले, लगभग 6वीं शताब्दी में, 6th सेंचुरी सीई में, बुद्धिज़्म के जरिए, क्योंकि भारत बर्थ नेशन था बुद्धिज़्म का, तो बुद्धिज़्म के जरिए भारत और जापान का कल्चरल संपर्क शुरू हुआ, जो कि एक सिविलाइजेशनल ब्रिज बना। अब आते हैं 752 एडी में, जहाँ पे एक इंडियन मॉन्क हुआ करते थे, बोधिसेना। उनको जापान में इनवाइट किया गया। बहुत विद्वान आदमी थे बोधिसेना, उनको जापान में इनवाइट किया गया और उन्होंने वहाँ पे, जापान में एक जगह है नारा, वहाँ पे ग्रेट बुद्ध कॉन्सेक्रेशन हो रही थी, एक मीटिंग हो रही थी, उसको प्रिसाइड किया बोधिसेना ने। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि इंडिया और जापान का रिलेशन है बहुत पुराना है। अब 19th और 20th सेंचुरी के एक इंटेलेक्चुअल हुए थे, ओकाकुरा तेंशिन। ओकाकुरा तेंशिन, इन्होंने एशिया की कॉमन जो कल्चरल गौरव है, अपना कल्चरल हेरिटेज है, उस पर लिखा। उनके सेंटिमेंट्स ने इंडिया जापान कल्चरल कनेक्ट को एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमिंग दी। अब इस तरह से सोचिए कि एशिया, ओवरऑल एशिया हैज ए शेयर्ड सिविलाइजेशन मेमोरी, और ये वाली जो शेयर्ड सिविलाइजेशन मेमोरी वाली बात है, इंडिया और जापान दोनों ही देशों में यह भावना कॉमन रही, रेजोनेंट रही। ठीक है। और देखिए, जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था उस टाइम भी सुभाष चंद्र बोस और आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के साथ जापान के टैक्टिकल और मोरल सपोर्ट की बहुत सारी बातें मॉडर्न हिस्ट्री में दर्ज हैं। और ये दिखाता है कि हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं उसकी रूट्स भी बहुत पुरानी है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1952 में इंडिया ने पोस्ट वॉर जापान के साथ फॉर्मल पीस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित किए। 1952, प्लीज रिमेंबर दिस। इससे बायलैटरल एंगेजमेंट का एक नया आधुनिक युग, मॉडर्न युग शुरू हुआ। 1958 में क्या हुआ कि जापान ऐसी पहली कंट्री बना जिसने ओडीए दिया इंडिया को। ठीक है। अब इतिहास से आगे बढ़ते हैं कि कैसे यह संबंध पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रूप से फॉर्मलाइज्ड हुआ। देखिए, आप इस वीडियो लेक्चर के प्रॉपर नोट्स चाहते हैं, बुलेट पॉइंट्स चाहते हैं, तो आप कैफे IAS1 ब्लॉग स्पॉट पर जाइए। आप सीधे गूगल स्ट्रीम में कैफे IAS1 सर्च कीजिए, जो पहला ब्लॉग है, आप उस पर क्लिक कीजिए, आपको बहुत सारे आर्टिकल वहाँ पर अच्छे मिल जाएंगे, और ये वाला भी। करेक्ट। अब मूव करते हैं पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इवोल्यूशन पे। ठीक है। एवोल्यूशन कैसे हुआ, स्ट्रेटेजिक एवोल्यूशन 1958 तक हम देख चुके हैं। अब सीधे जंप करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे, एकदम मॉडर्न रिसेंट टाइम्स पे। 2000 में इंडिया और जापान ने ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च किया। इससे इन दोनों देशों में एक नया इंस्टीट्यूशनल मंच बना, एक प्लेटफॉर्म मिला, इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म। और 2006 में ये जो ग्लोबल पार्टनरशिप थी, आप एक क्रोनोलॉजी समझें कि 2000 में ग्लोबल पार्टनरशिप लॉन्च हुआ, 2006 में, 2006 में इस पार्टनरशिप को अपग्रेड कर दिया गया। तो जो ग्लोबल पार्टनरशिप थी उसको अब क्या कहा जाने लगा, स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही सिर्फ इकोनॉमिक रिश्ते थे, इकोनॉमिक से रिलेटेड बातें होती थी, अभी सिक्योरिटी भी ऊपर आ गया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मंच भी बन गया था, स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म भी बन गया था। अब 2014 में इससे आगे बढ़कर इसको बहुत स्पेशल दर्जा दे दिया गया। इसका नाम रखा गया स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, जिससे हाई लेवल पे पॉलिटिकल एंगेजमेंट और तेज हुआ। अब देखिए, इकोनॉमी, सिक्योरिटी एंड पॉलिटी तीनों कनेक्ट हो गए। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एनुअल समिट्स भी होती हैं, 2+2 डायलॉग होते हैं जो कि NSA लेवल के कंसल्टेशंस में, और सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप भी बहुत कॉमन है। यानी कि जो रिलेशन है इंडिया और जापान की लगातार इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो रही है। ठीक है। एक जापानीज लीडर ने कहा था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, कि इंडिया इज़ ए की पार्टनर इन एशिया। तो जब वो ऐसा कह रहे थे तो एक सिर्फ एक प्रोटोकॉल के तहत बात नहीं कर रहे थे, वो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग भी था, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में, कि इंडिया और जापान की दोस्ती बहुत मजबूत है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे ट्रेड एंड इकोनॉमी की। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे ट्रेड की, FDI की, बहुत सारे पार्टनरशिप जो रिलेशंस हैं उनकी बात करेंगे। देखो, CEPA 2011 यानी कि कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
अगेन आई एम सेइंग CEPA जो 2011 में था, स्टार्ट हुआ था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, इस वाले एग्रीमेंट की मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि फिर एक अलग टॉपिक हो जाएगा। बस आप इतना समझ लें कि इस वाले कैपा से, CEPA से टैरिफ्स और सर्विसेज में, यानी गुड्स और सर्विसेज में टैरिफ जो लगते थे उनकी लिबरलाइजेशन का रास्ता ओपन हुआ। इसके बाद बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ा, यानी हाल ही के वर्षों में इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द फिस्कल ईयर 2023 एंड 24, बायलैटरल ट्रेड दोनों देशों में लगभग 22 और 23 बिलियन डॉलर्स का हुआ है। यानी कि दोनों तरफा कॉमर्स सब्सटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल इन दोनों कंट्रीज का बहुत बड़ा है। FDI की हम बात कर लेते हैं। जापान का क्यूमुलेटिव FDI जो इंडिया में है पिछले 2-3 डिकेड्स में, यानी 10 से 20 सालों में 40 बिलियन USD तक पहुंचा है, खासकर ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी जैसी कोलैबोरेशन है, उसमें मारुति इंडिया की, सुजुकी जापानीज की थी। ठीक है, तो उस कोलैबोरेशन ने इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को ट्रांसफर किया। अब रिसेंटली प्लेस क्या हुई है, हाल ही में एक जापान में एक समिट हुआ है, उसमें जापानीज बिजनेसेस ने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टारगेट को कमिट किया है, प्लेज किया है, जो कि लगभग 67 to 68 बिलियन $US का है। यानी कि अगर हम येन में समझें, जापानीज करेंसी में समझें, तो 10 ट्रिलियन येन का अप्रॉक्सीमेटली प्लेज किया गया है कि इतना हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये देखिए, ये कमिटमेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप को डीप करने का, गहरा करने का एक तरह से एक सिग्नल देता है। ठीक है, एक जापानीज फर्म, अब ये सोचिए कि एक जापानीज फर्म जो महाराष्ट्र में प्लांट लगाती है, तो वो सिर्फ फैक्ट्री नहीं खोल रही है, वो लोकल सप्लाई चेन का एक हिस्सा बन जाती है, उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है, नए जॉब्स बनते हैं, स्किल ट्रांसफर होता है, स्किल डेवलप होता है, और यही इंडिया का इकोनॉमिक अपसाइड है। अब ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बाद हम क्विकली वी मूव टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, अब मेंस में ये वाले लिख आएंगे ना, छोटे मोटे फैक्ट्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, उसी सीक्वेंस में लिख के आएंगे क्रोनोलॉजी के साथ, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, जैसे कि बुलेट ट्रेन है, जीका है, सेमीकंडक्टर्स हैं। तो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, MAHSR। ठीक है, ये एब्रीविएशन याद रखना, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट जापान और इंडिया कोऑपरेशन का प्राइम एग्जाम्पल है। फाइनेंस में जीका, जापानीज जो फाइनेंसिंग एजेंसी है, उसकी अहम भूमिका रही है। प्रोजेक्ट कॉस्ट और फाइनेंसिंग पर बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंज आए, जैसे कि लैंड एक्विजिशन है। मैं इसी MAHSR यानी कि बुलेट ट्रेन वाले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ कि लैंड एक्विजिशन वाला प्रॉब्लम आया, और प्रोक्योरमेंट के इश्यूज आए, टाइमलाइन की वजह से बहुत सारा डिले हुआ, टारगेट भी एडजस्ट हुए। यानी कि बिग प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, गवर्नमेंट साइड से भी, प्राइवेट सेक्टर साइड से भी, कोलैबोरेशन साइड से भी, लेकिन अल्टीमेटली वी ओवरकेम दो चैलेंजेस। अब टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में अगर हम देखें तो जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं, जैसे सेमीकंडक्टर है, क्लीन टेक्नोलॉजी यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन क्षेत्रों में इंडिया जापान में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की है, रेजिलियंट सप्लाई चेन पे, देखो कोरोना आया था, पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी, तो लोगों को लगा वर्टिकल इंटीग्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि हमें किसी एक पर्टिकुलर सप्लाई चेन पर डिपेंड ना होकर अपना खुद का आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। तो जापान के साथ एक नए अल्टरनेटिव तैयार किए गए, तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी बढ़ी और हमारी सप्लाई चेन भी रेजिलियंट और थोड़ी सी और मजबूत बनी। ठीक है, अब जैसे कि इंडियन इंजीनियर्स हैं, जापान में जाते हैं ट्रेनिंग के लिए किसी कंपनी में, तो वो एक तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं होती, वो कल्चरल एक्सचेंज भी होता है, मशीन्स के साथ साथ वर्क कल्चर भी आता है, बहुत सारी टेक्निक हैं, काइज़न है, ये सारी टेक्निक्स भी इंडिया आती हैं, और ये सारे ट्रांसफ़र होते हैं, एक दूसरे के आइडियाज़ हैं, टेक्नोलॉजी हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशंस। इसमें एक्सरसाइज की बात करूंगा मैं। ठीक है, तो 2008 में एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क शुरू हुआ था इंडिया और जापान में, बट लेकिन रिसेंट ईयर्स में इसको अपडेट किया गया है, अपग्रेड किया गया है। अब इसमें स्ट्रक्चर्ड डायलॉग भी हैं, NSA लेवल टॉक्स भी हैं, स्टाफ लेवल कंसल्टेशंस भी शामिल हैं। ठीक है, तो ये सारा एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, हमने एक रोबस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश की बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब एक्सरसाइज इसमें से प्रीलिम्स में भी पूछ लिए जाते हैं, आप मेंस में भी कोट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जिमेक्स एक एक्सरसाइज है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो नेवल एक्सरसाइज है, दोनों देशों की नेवी के बीच में होती है। इसी तरह आर्मी यानी जो थल सेना है, उसमें धर्मागार्जियन होती है। एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती है, जनरली US और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होते हैं जापान के साथ, तो उस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार। तो मालाबार एक नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, जापान और US और ऑस्ट्रेलिया में जनरली होती है। इनसे क्या होता है, इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये सारी बढ़ती हैं, जिससे हम ट्रेड को सिक्योर रख पाते हैं। एक और
ग्रुपिंग है क्वाड, आपने सुनी होगी। तो इंडिया और जापान अक्सर शेयर्ड कंसेंट पर अलाइन करते हैं इस क्वाड के जरिए, खास तौर पे मैरीटाइम सिक्योरिटी है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करना है। इन सबको करने में क्वाड ग्रुप का बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, जब नेवीज मिलकर देखो एक्सरसाइज करती हैं तो केवल ड्रिल्स नहीं होती हैं, वो एक सिग्नल भी देती हैं पूरे वर्ल्ड को और उस पूरे पर्टिकुलर रीजन को कि हम सब पार्टनर्स हैं, और पार्टनर मिलके एक दूसरे को दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं कि वे सी लेंस, जो ट्रेड लेंस होती हैं, सी लेंस होती हैं और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए सबके सब कमिटेड है। करेक्ट। इसके साथ साथ साइबर और स्पेस कोऑपरेशन भी आज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। मॉडर्न थ्रेट मल्टी डोमेन है, यानी कि सिर्फ एक जगह से थ्रेट नहीं आते, थ्रेट के मल्टीपल सोर्स हैं। वो डिजिटल हो सकता है, वो न्यूक्लियर मिसाइल्स के हो सकते हैं, वो ट्रेड सप्लाई चेन को रोकना हो सकता है। तो मॉडर्न थ्रेट्स मल्टी डोमेन है और दोनों देश मिलकर इन मल्टी थ्रेट डोमेन्स के लिए मिलकर रेस्पॉन्स डिज़ाइन कर रहे हैं इन सारे कंसल्टेशन एक्सरसाइज और बाकी सारे कोलैबोरेशन के जरिए। अब एक कल्चरल लेवल पे एक और कनेक्शन सामने आता है, वो है कल्चर एंड पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि सॉफ्ट पावर। हिस्ट्री हमने बात की थी कि बुद्धिस्ट लिंकेज हैं, तो वो लिंक हमारे परसेप्शन को लगातार शेप करते रहे हैं। नालंदा और बुद्धिस्ट स्टडीज़ में जापानीज इंटरेस्ट एक क्लासिक एग्जाम्पल है इस कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज का। अभी कंटेम्प्रेरी फ्लो में देखें हम तो योगा, आयुर्वेदा और इंडियन कल्चर की जापान में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। वहीं इंडिया में जापान के एनीमे यानी एनिमेशंस, जापानीज पॉप कल्चर का बहुत असर है। ठीक है। अब हमारी जो लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, डायस्पोरा जैसे बोलते हैं, और उनकी मोबिलिटी की बात करें तो लगभग 40 से 50 हज़ार जो इंडियन नेशनल्स हैं वो जापान में रहते हैं या काम करते हैं। ठीक है, ये 40-50 हज़ार एग्जैक्ट नहीं है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग फिगर वेरी करता है, लेकिन अराउंड मान लीजिए 40-50,000 इंडियन नेशनल्स। अब इन लोगों का रोल भी अच्छी पोजीशंस में है, तो इन लोगों का रोल भी बायलैटरल अंडरस्टैंडिंग में, दोनों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट को शेप करने में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, देखिए कई जापानीज स्टूडेंट्स इंडिया आते हैं जो कि क्लासिकल संस्कृत सीखने, योगा सीखने आते हैं या फिर कल्चर की स्टडी करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही माइग्रेशन से, ऐसे ही एक पीपल एक्सचेंज से एक लोगों का ब्रिज बनता है। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता। अब बहुत सारे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे इंडिया जापान मिलकर ग्लोबल इश्यूज़ के लिए काम करते हैं, मिलके साथ उठाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने बात कर ली थी बायलैटरली भी इन दोनों आपस में अलग अलग रिलेशंस हैं, एनुअल समिट्स होती हैं, 2+2 मीटिंग्स हैं, इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप हैं। ठीक है, ये फॉर्मल चैनल पॉलिसी मेकिंग को स्टडी करते हैं और स्टडी करते हैं। ठीक है, दोनों समझने की जरूरत है आपको कि जो ये फॉर्मल चैनल्स होते हैं जो पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। करेक्ट। और मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स में हमने क्वाड के बारे में बात की थी। अच्छा, क्वाड में आपको एक चीज़ बताना भूल गया, क्वाड 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसमें इंडिया जापान तो है ही, इसके अलावा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया यानी कि मालाबार एक्सरसाइज के पार्टनर ही लगभग क्वाड बनाते हैं। तो ये की स्ट्रेटेजिक फोरम है क्वाड इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि वो सप्लाई चेन को बना के रखता है, स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, जिससे कि क्रिटिकल मिनरल्स बाकी और ट्रेड का आवागमन बड़ा ही आसान होता है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ और क्लाइमेट एजेंडा पे भी कोऑर्डिनेशन एंड डिस्कशन डेलिब्रेशंस होते हैं। अब जापान ने देखो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आपने सुना होगा, तो इसमें 5 नेशंस हैं, लेकिन उसमें अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। तो जबकि बड़ी बड़ी इकोनॉमी एशिया में है, अफ्रीका में भी है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, इधर एशिया की बात करें तो जापान है, इंडिया है, जो यूएनएससी के परमानेंट मेंबर नहीं है। तो जापान ने अक्सर इंडिया के साथ मिलकर अपने और इंडिया की परमानेंट सीट, यूएनएससी में परमानेंट सीट के एस्पिरेशन का सपोर्ट किया है, और ये म्यूचुअल डिप्लोमेटिक बैकिंग का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ग्लोबल फोरम हैं, इंस्टीट्यूशंस को मैं एक एक करके अलग से बता दूंगा शॉर्ट में, लेकिन कई सारे ऐसे फोरम हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ एंगेज होकर काम करते हैं, जैसे कि G20, आसियान प्लस मैकेनिज्म, आसियान नहीं, आसियान प्लस, उसमें एडिशनल कंट्रीज में इंडिया आता है प्लस में, और ईस्ट एशिया प्लेटफॉर्म पर इंडिया और जापान कन्वर्ज करते हैं दोनों देश, खासकर क्लाइमेट फाइनेंस के लेवल पे या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ये दोनों कन्वर्ज करते हैं। अब देखिए, अब इतने बड़े पुराने रिलेशंस हैं, इतने लेवल्स पे हम एंगेज कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत चैलेंज तो आएंगे, थोड़े बहुत इश्यूज़ तो आएंगे, और जो मैं अभी इश्यूज़ बताने वाला हूँ सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला, ट्रेड इम्बैलेंस की बात करते हैं। ठीक है, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जापान के साथ लगातार एक चैलेंज है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कम रहा, बहुत कम रहा, एक बार ज़्यादा हो गया,
कंसिस्टेंटली इंडिया का जापान के साथ ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब ये है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं जापान से और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो हमें अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपोजिशन पर काम करना होगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना होगा। दूसरा, जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स की बात की थी, जैसे मैंने बुलेट ट्रेन्स हैं और भी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट और लैंड लोकल कोऑर्डिनेशन, ये रिकरिंग बोटलनेक्स आ रहे हैं जिससे कि प्रोजेक्ट डिले होते हैं और गवर्नेंस में भी इशू आता है। तो दो चैलेंज हमने बात कर लिए, ट्रेड इम्बेलेंस और प्रोजेक्ट डिलेज। तीसरा बात आता है मोबिलिटी ऑफ पीपल, स्पेशली लेबर मोबिलिटी। देखिए, जापान की इमिग्रेशन और सोशल इंटीग्रेशन पॉलिसी अभी भी बहुत टाइट है। तो वहाँ पे अगर इंडिया से कोई लेबर जाता है तो वहाँ उसका इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए लार्ज स्केल पे स्किल्ड माइग्रेशन पर सोशल एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। और दूसरा, इसके लिए पॉलिसी रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो लेबर मोबिलिटी भी एक इशू है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है चाइना फैक्टर। देखिए, चाइना की स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट इंडो पैसिफिक में है, वो काफ़ी सारा ट्रेड कंट्रोल करता है या कर सकता है। ये दोनों देशों के लिए बड़ा ही कंसर्न का एक विषय, एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इससे भी रिलेशंस को, इंडो जापान रिलेशंस को इंडो पैसिफिक रीजन में बैलेंस बनाते हुए अपने रिलेशन को नेविगेट करना बहुत ही चैलेंजिंग है। सो इट इज़ लाइक बैलेंसिंग विदाउट एंटेंगलमेंट, यानी बिना उलझे बैलेंस करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि चाइना फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। एक अब आते हैं एक और इश्यू पे जो बड़ा इशू है, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन डिपेंडेंसी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे सेक्टर्स को लेके इसका मैरीटाइम एंगेजमेंट होता है, ट्रेड सप्लाई चेन को सिक्योर रखना भी इन दोनों की प्रायोरिटी में है। लेकिन अभी क्या कंडीशन है, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल मिनरल्स में चाइना की डोमिनेंस है, यानी कि सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन की अर्जेंसी भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसको इन दोनों देशों को मिलकर सॉल्व करना है। अब देखिए, हमने चैलेंजेस इश्यूज की बात कर ली थी, हमारे पास पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन रिलेशंस में, इसके बारे में क्विकली हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक दूसरे की हम बात करें दोनों देशों की, तो पहली जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये दोनों थी कंट्रीज एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की डेमोग्राफिक एडवांटेज है, इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मोस्ट पॉपुलस नेशन है, और इसका डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि यंग पॉपुलेशन जो काम कर पा रही है वो बहुत बड़ा है, तो इसको एडवांटेज है लेबर फोर्स का। दूसरी बात, जापान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जापान कैपिटल, एडवांस टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज में आगे है। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक विन विन पोटेंशियल बनता है दोनों देशों के लिए। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अब दूसरा हम देखें अपॉर्चुनिटी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जी का देखो मैंने कहा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जापान का, जी का फंडिंग करता है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को, और जापानीज जो एफडीआई इंडिया में आ रही है, अगर हम उसको बढ़ाने में सफल हो जाते हैं, इस जीका की फंडिंग को और बढ़ा सकते हैं, यानी फंडिंग प्लस एफडीआई अगर हम दोनों बढ़ा सकें तो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स को हम बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जो कि हमारा जंप हुआ है सीधा एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जितना होना चाहिए वो नहीं हो पाया, उसको हम सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली। करेक्ट। और पॉजिटिव्स अपॉर्चुनिटीज़ में देखें, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलियंस, हालांकि इन पॉइंट्स में मैं पहले बात कर चुका हूं, पर देखिए पोटेंशियल तो है कि सेमीकंडक्टर्स हब बन सकते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप दोनों के बीच में हो, मैन्युफैक्चरिंग कोलैबोरेशंस हों, जिससे क्या होगा कि इंडिया ग्लोबल सप्लाई चेन्स है ना इन चीज़ों की, उनमें बेहतर पोजीशन पे आ सकता है। करेक्ट, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी सप्लाई चेन की, प्राइस फ्लैक्चुएशन मिनिमल होंगे। करेक्ट। एक और सेक्टर है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो है ग्रीन ट्रांजिशन, यानी जापान के क्लीन टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब मिलके इंडिया का जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में मूव करने की कोशिश कर रहा है इंडिया, उसमें भी हेल्पफुल रहेगी जापान की टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगर 3C आप याद रखें तो प्लीज़ याद रखिए, इनको एग्जाम में यूज़ करिए, दे विल फेच यू गुड मार्क्स। 3Cs कौन कौन से? कैपिटल, दूसरा C चिप्स, और तीसरा C कनेक्टिविटी। यानी जब हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, बुलेट ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, और साथ साथ में पीपल टू पीपल कनेक्ट की भी बात कर रहे होते हैं। जब हम कैपिटल की बात कर रहे होते हैं तो हम FDI की बात कर रहे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग की बात कर रहे होते हैं, जो अभी मैंने बात की थी कि 10 ट्रिलियन
येन का जो प्लेज लिया है, 67-68 बिलियन डॉलर्स का प्लेज है जापानीज बिजनेसेस ने किया है, उसकी हम बात कर रहे होते हैं कैपिटल में। और तीसरा सी चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर हब या फिर रेयर मिनरल्स की, क्रिटिकल मिनरल्स का हब बनाने का और उसकी सप्लाई सिक्योर करने की जो हम बात कर रहे हैं वो इस सी में आता है। तो 3 सी आप याद रखें, अगेन आई एम रिपीटिंग, कैपिटल, चिप्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए ये इन सब चीज़ों का इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इम्प्लीकेशन यानी कि स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसीज टेक अवेज क्या है इंडिया के लिए। पहला है स्ट्रेटेजिक लिवरेज, यानी जापान के साथ इंडिया की स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रीजनल बैलेंस को इम्प्रूव करती है, इंडिया को रीजनल बैलेंसिंग पावर बनाने में मदद करता है, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के प्रति कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दे सकें, हम उसको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दे सकें। तो स्ट्रेटेजिक लिवरेज है इंडिया के पास इस रिलेशन की वजह से। दूसरा, इकोनॉमिकली अपने आप को अपग्रेड कर सकता है इंडिया, जैसे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स इन रोबोटिक्स, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, जैसे कि जापानीज एफडीआई है, जापानीज फंडिंग है जीका वगैरह इंस्टीट्यूशंस की। और इसके साथ साथ गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस से लेके मेक इन इंडिया, और इसके साथ में एक्सपोर्ट की कम्पिटिटिवनेस मजबूत हो सकती है। यानी कि देखो, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, मेक इन इंडिया कैंपेन को मजबूती से चलाएंगे, तो इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जो ट्रेड डेफिसिट आता है वो कम होने के चांस होंगे। ठीक है। एक आता है ग्लोबल स्टेचर। जापान का डिप्लोमेटिक सपोर्ट किस किस चीज़ में, जैसे यूएनएससी रिफॉर्म्स की बात हो या मल्टीलेटरल फोरम पे इश्यूज़ हों, सप्लाई चेन इश्यूज़ हों, इंडो पैसिफिक इश्यूज़ हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो ओवरऑल, तो इन इश्यूज़ पे जापान का डिप्लोमेटिक सपोर्ट इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। और इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं ग्लोबल लीडर बनने की, उन एस्पिरेशंस को बूस्ट करता है, हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। इसलिए ये इम्प्लीकेशन है इंडिया के लिए जापान का। ठीक है। एक ह्यूमन कैपिटल और जॉब्स की अगर हम बात करें तो एचआर एक्शन प्लान्स या फिर स्किल एक्सचेंजेस हैं। ठीक है। अभी जो प्लेज हुई उसकी वजह से लार्ज स्केल एक्सचेंजेस भी होंगे। ठीक है। बिजनेस आ रहे हैं इंडिया में, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो स्किल्स भी आएंगी। तो स्किल एक्सचेंज और इस तरह के प्रोजेक्ट से इंडियन यूथ को एम्प्लॉयमेंट और स्किल अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती है। ठीक है। पर फोकस यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो। ठीक है। अगर ओवरऑल हम कंक्लूजन देखें, ओवरऑल जो हमने पढ़ा, ठीक है, इंडिया जापान रिलेशन के लिए, एग्जाम के लिए इतना ही जरूरी है। इसमें जो जो हमने कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात की है वो अलग से हम पढ़ा देंगे, वो एक अलग ही टॉपिक हो जाता है, पर ओवरऑल इतना काफ़ी है। अगर हम एक कंक्लूजन निकालें तो समरी अगर हम देखें तो इंडिया जापान रिलेशन है एक मल्टी डायमेंशनल पार्टनरशिप है। ठीक है। जिसमें हिस्टोरिकल डेप्थ से लेके मॉडर्न स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है, डिफेंस, सिक्योरिटी, सब कुछ है। तो ये पार्टनरशिप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक पोस्चर, ग्लोबल लीडरशिप सबके लिए क्रिटिकल है। ट्रेड है ना। अगर अच्छा, एक मैं कोट बता रहा हूँ, अगर आपको याद रहे तो प्लीज़ आप कोट कर देना कि इन ए चेंजिंग इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इज़ द करेंसी ऑफ इन्फ्लुएंस। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। आप एग्जाम में क्वेश्चन को इस कोट से शुरू कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, इन अ चेंजिंग इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप इज़ द करेंसी ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि आपको इन्फ्लुएंस करना है इंडो पैसिफिक में तो आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ठीक है। और कैबा की हमने बात करी थी 2011 में, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट था MAHSR, वो जीका के सहयोग से हुआ था। बाइलेटरल ट्रेड जो 2023-24 में हुआ है फिस्कल ईयर में, वो $22 से लेकर $23 बिलियन का रहा है। ठीक है। क्यूमुलेटिव जापानीज FDI की हम बात करें तो लगभग $40 बिलियन की है। और की रिफॉर्म्स में फोरम्स की बात करूं तो क्वाड है, G20 है, UNSC की रिफॉर्म सपोर्ट है, ये सारी है। ठीक है। देखिए, आप लोग जब इस विषय पर आंसर लिखते हैं, इस सब्जेक्ट पे कोई आपको फैक्ट तो याद करने हैं, लेकिन जब आंसर लिख रहे हैं तो आप इस तरह से लिखिएगा। पहले हिस्ट्री की बात कर ली, फिर इंस्टीट्यूशनल एवोल्यूशन की बात कर ली, इकोनॉमिक्स की, ट्रेड की बात कर ली, सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात कर ली है, देन वी टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इसके बाद में आप पोटेंशियल और चैलेंजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है। एक नेचुरल फ्लो आता है इससे। तो बस आज के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।